मेरा तबीयत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी मैं कुछ बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट इन द फुल मूड ना। ठीक है, तो कुछ कमी होगा तो क्षमा करिएगा। अभी भी मेरा बुखार है और सर्दी भी है। हाँ, आप लोग वो जो एडवेंट ऑफ मिस्ट्री के बारे में रामेश्वर जी बोले थे, वो पढ़े होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। कितने लोग पढ़े हैं यहाँ पे एडवेंट ऑफ मिस्ट्री? कोई नहीं पढ़ा है? एक दो अद्विदा के बच्चे पढ़े हैं बस, स्नेह लता। हाँ, उसमें आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिलेगा बाबा कैसे दुनिया के लिए, कोई दुनिया नहीं जानती है कितना कृपा किए, कितना ढंग से बाबा दुनिया को बचाए हैं। उस तरह उसका कुछ इंफॉर्मेशन में उसमें दिया हूँ। क्रूशियल इस जगह पे बाबा इंडिया को बचाए, दुनिया को बचाए। एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन ही था उनका, समझे। ऐसा कुछ कुछ घटनाएं मैं उसमें मेंशन किया हूँ। जैसा फॉर एग्जांपल इंडिया का आज़ादी या कॉलोनियलिज्म का खत्म होना। इंडिया का आज़ादी के बारे में हम पूछेंगे किनको मिलना चाहिए श्रेय? तो गांधी जी। गांधी है ना, सब लोग कह रहे हैं गांधी जी ना, सुभाष बोस। अच्छा, सभी का है। अगर हम बोलेंगे कि इसका श्रेय मिलना चाहिए बाबा को, परमात्मा है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लॉजिकली फिजिकली उनका रोल रहा है। अगर बोलूंगा तो आप सोचेंगे कि दादा ऐसे बोल रहे हैं। सब तो बाबा के अपने लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है। गांधी जी का तो कहीं नहीं के बराबर रोल है। और जो है आप लोग बोले सुभाष चंद्र बोस, हाँ सुभाष चंद्र बोस का रोल था। और सुभाष चंद्र बोस के चलते ही इंडिया को आजादी देना पड़ा 1947 में। इसका स्वीकृति किसने किया है? इंडिया को आजादी देने के लिए डिसीजन किसने लिया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, चर्चिल हार गए, कंजर्वेटिव पार्टी हार गया, लेबर पार्टी पावर में आया, चर्चिल क्लेमेंट एटली बन गए उसका प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ही डिसीजन लिया इंडिया को आजाद करने का, ये फैसला उनका था। वो 1956 में वो 5 साल रहे, उसके बाद वो भी अगला इलेक्शन वो भी हार गए, फिर चर्चिल आया। तो 1956 में वो इंडिया विजिट करने आए, एक्स प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का, तो वीवीआईपी है, तो उनको उस तरह का रिसेप्शन दिया गया था। मैंने सब जगह उनको रिसीव किया गया था। वो कलकत्ता भी आया। कलकत्ता में वो गवर्नर बंगला में ठहरे, क्योंकि वीवीआईपी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर होने से वीवीआईपी है। गवर्नर बंगला में उन्होंने ठहरा। तो उस समय गवर्नर थे, एक्टिंग गवर्नर नहीं थे, गवर्नर का देहांत हो चुका था और नया गवर्नर की नियुक्ति नहीं हुई थी। They all understand Hindi only, no? Not Bangla or anything, only Hindi. तो नया गवर्नर का नियुक्ति नहीं हुई थी। तो जब नया फुल फ्लेज गवर्नर की नियुक्ति नहीं होती है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को तत्कालिक एक्टिंग गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण किया जाता है, until the full fledged governor is appointed. तो ये उस समय एक्टिंग गवर्नर थे कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या नाम है, के.बी. चक्रवर्ती, फणिभूषण चक्रवर्ती, पी.बी. चक्रवर्ती, फणिभूषण चक्रवर्ती कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो उनको एक्टिंग गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था उस समय।
for a few months until the new governor was appointed. तो वो गवर्नर बंगला में वही रहते थे उस समय। उसी समय अटली का आगमन हुआ कलकत्ता में। 2-3 दिन रहे वहां। तो एक दिन गवर्नर साहब ने उनसे पूछा, डेली उनको बैठ कर बात करने का मौका मिलता था, तो वो पूछे कि आप लोग जो है 1947 में हठात जो है तय किया इंडिया छोड़ने का, कारण क्या था? ऐसा उस समय तो कोई आंदोलन भी नहीं था, क्विट इंडिया आंदोलन खत्म हो चुका था, आप लोग उसको कुचल दिए थे और सबको जेल भेज दिए, सब नेता लोग जेल, धीरे धीरे छुट के आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी तो करीब करीब खत्म ही था, और ऐसा कोई था भी नहीं जिसके चलते आप लोगों को इंडिया छोड़ना पड़ा। ऐसा आपने फैसला क्यों लिया? क्या जरूरत था उस समय लेने का? क्या कौन चीज आपको कंपल किया इंडिया छोड़ने का? वो बोले बहुत से कारण है उसमें, लेकिन एक मेन कारण है सुभाष चंद्र बोस का मिलिट्री एक्टिविज्म, उसके चलते ही हम लोग को छोड़ना पड़ा। तो वो पूछे तब ये गांधी जी का क्या रोल है? तो एकदम सरकास्टिकली मुस्कुराते बोले कुछ भी नहीं, उनका कोई रोल ही नहीं। अभी तो डंडोरा पीटा जा रहा है ना हर जगह, राष्ट्रपिता है, इंडिया को आजादी दिलाया, कांग्रेस भी तो अभी क्रेडिट ले रहा है, अभी भी हम लोग आजादी दिलाए, सब ले रहे ना। जो जिनको क्रेडिट लेना था वो तो चले गए, पब्लिक के सामने से वो चले गए, और ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं, हम लोगों ने किया। क्रेडिट लेने वाले रहे भी नहीं, हम क्रेडिट लेने के लिए हम रहेंगे करके, वो चले गए। कहाँ चले गए? ईश्वर की खोज में चले गए, सुने ना। और जो नालायक लोग थे वो आकर क्रेडिट लिया, वो लिया कांग्रेस एक तो लिया, फिर मुस्लिम लीग। कांग्रेस को फिर भी थोड़ा बहुत रोल है, समझे, बहुत दिनों से आंदोलन कर रहा था, 1957 से आंदोलन चल रहा है, और कांग्रेस का फॉर्मेशन के बाद भी आंदोलन चल रहा था। लेकिन उससे तो ब्रिटिशर लोगों ने घबराया नहीं, घबराया सुभाष चंद्र बोस के चलते, जो इंडिया में परिवर्तन जो आया इसके चलते वो लोग घबराया। और दूसरा थे मुस्लिम लीग तो अपॉर्चुनिस्ट थे, उनको तो बिल्कुल ही नहीं रोल था, वो लोग तो अपॉर्चुनिस्ट लोग थे, तो उनको तो जीरो रोल था। वो लोग भी क्रेडिट लेना शुरू किया, हम लोग के चलते आजाद हुआ। तो हुआ क्या, आप लोग शायद सुने होंगे, बाबा जब कलकत्ता में जब पढ़ते थे उस समय बाबा एक बहुत बड़ा फेमस एक पीरियोडिकल था, मॉडर्न रिव्यू। उन दिनों का सबसे टॉप पीरियोडिकल है इंडिया का मॉडर्न रिव्यू, इलाहाबाद से पब्लिश होता था। उसका एक पब्लिकेशन कलकत्ता में था, बंगला में। उसका एडिटर थे केदारनाथ चट्टोपाध्याय। बाबा कलकत्ता में आने के बाद 17 साल उम्र बाबा को उस समय, कलकत्ता आने के बाद जो है बाबा ये अपना कुछ ना कुछ आइडिया, ये मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी उसका बंगला वर्जन था, प्रवासी, उसके बाद सर्च लाइट, ऐसा कुछ कुछ पीरियोडिकल्स में बाबा कुछ ना कुछ आर्टिकल, पोएम्स वगैरह कंट्रीब्यूट करते थे। एक उर्दू मैगजीन, उर्दू पीरियोडिकल भी था, उसका नाम था इत्तेफाक। उसमें बाबा अपना पेन नेम से लिखते थे, ये सब जगह बाबा पेन नेम से लिखते थे, अपना आनंद मोती तो नाम ही नहीं था, प्रभात सरकार भी नहीं था। बाबा कहीं प्रियदर्शी, कहीं रंगा दादू, ऐसा करके विभिन्न नाम से लिखते थे। और ये जो उर्दू मैगजीन था, उर्दू पीरियोडिकल था, उसमें बाबा लिखते थे आफ्ताबुद्दीन, राइजिंग सन, आफ्ताबुद्दीन नाम से बाबा उसमें लिखते थे। तो ये जो मॉडर्न रिव्यू का जो एडिटर थे, उसका पब्लिशर भी थे केदारनाथ चट्टोपाध्याय, बहुत ही जाने माने लोग व्यक्ति थे पूरा इंडिया में। और केदारनाथ चट्टोपाध्याय देखा एक व्यक्ति का इतना अच्छा सुंदर सुंदर आइडियाज, जब खोजे ये कौन है, ये तो एक 17 साल उम्र का एक लड़का है, स्टूडेंट है, इस इतना कम उम्र में इतनी गहराई से वो कुछ चीजों के बारे में अपना लिख सकते हैं, काफी प्रभावित हो गए। और इंडिया में उस समय कलकत्ता इंटेलेक्चुअल का केंद्र था इंडिया का,
तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों से बाबा से परिचय कराए। बहुत लंबा लिस्ट है। उसमें आप लोग जानते हैं आजकल जो केसी दास है ना, मिठाई बनाने वाला, केसी दास का जो फाउंडर है वो भी उसमें थे। ये लोग सब बाबा से मिलते थे, विभिन्न समय मिलते थे। और बाबा उन लोगों से 17 साल उम्र बाबा का, या 18 साल समझे। और ये तो कलकत्ता के जाने माने लोग, वो लोग बाबा से इतना प्रभावित होते थे। वो लोग बाबा से हमेशा इन आइडियाज का इंटरेक्शन करते थे। और उसमें एक था एमएन रॉय। एमएन रॉय कौन था? एमएन रॉय मानवेंद्र राय। उनका क्या रोल रहा है? वो लेनिन के कंटेम्परेरी थे। और इंडिया में सीपीआई जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका स्थापक में वो भी एक थे। डांगे, एमएन रॉय वगैरह लोग थे। और मेक्सिको में भी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना करने में एक थे एमएन रॉय। एमएन रॉय एक काल में जब देखा स्टालिन का अत्याचार वगैरह, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो कम्युनिज्म को छोड़ दिए। और अपना पहले से तो गांधी जी से फ्रस्ट्रेटेड था वो, और कन्विंस था, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वो जो है खोज रहे थे कहाँ नया आइडिया। तब केदारनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा वो बाबा के बारे में जाने। वो बाबा से मिलते रहे। बाबा के जो छोटे भाई हिमांशु दा अपने किताब में लिखे हैं, एक दिन बाबा उनको लेके गए एक जगह, और वहां गए तो एक बुजुर्ग आदमी, काफी उम्र हो गया, बहुत बलिष्ठ लंबा चौड़ा आदमी था, और उनसे बाबा से इंटरेक्शन कर रहे थे। उस समय बाबा का 18 साल उम्र, इनका समझिए 11 साल हिमांशु दा का। बाबा के साथ वो बहुत ही गहरी ढंग से वार्तालाप कर रहे थे। और उनकी पत्नी थी एक विदेशी महिला। तो वो बात करने के बाद आधा पौने घंटा बात किए, जब निकले तो ये पूछे, दादा ये कौन है? बोले ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है दुनिया का, एमएन रॉय नाम है। तो उस समय तो उनको एमएन रॉय कौन है मालूम नहीं था। तो बाद में वो अपने किताब में लिखे हैं, मुझे बाबा लेके गए थे एमएन रॉय से मिलने। तो एमएन रॉय से बाबा का काफी संपर्क रहा। एमएन रॉय के द्वारा बहुत से लोग आए बाबा के संपर्क में। उसमें एक विशेष व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है शुरू में ही उनका एक बेसिक क्वालिटी था स्पिरिचुअलिटी के खोज में रहते थे। वो एक बार सन्यासी बनने के लिए भी गए। तो स्पिरिचुअलिटी का प्रति बहुत आकर्षण था। और जब बाबा के संपर्क में आए, बात देखे कि बाबा वो स्पिरिचुअल जायंट, तो काफी प्रभावित हुए। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस। तो हमेशा बाबा से कुछ ना कुछ आइडिया लेते थे, विशेष करके इंडिया का आजादी के बारे में और इंडिया में क्या होना चाहिए सब लेके। तो बाबा उन लोगों को दोनों को बुलाया कल जमालपुर। बाबा का उम्र कितना, 18 साल। एमएन रॉय कितने बड़े आदमी थे, और सुभाष चंद्र और भी बड़े हस्ती। वो लोग बाबा से मिलने शेर कबर में आए हैं जमालपुर। ये बाबा बहुत लोग बोले भी थे यहाँ आए हुए थे। वहां बैठ करके बहुत लंबा उन लोगों का वार्तालाप हुआ, जो बाबा इसको विस्तृत ढंग से एक मार्गी को बोले, जिनसे मैं रिकॉर्डिंग किया था, उतना मैं डिटेली बोलूंगा नहीं। तो वहां बैठ करके बाबा सुभाष चंद्र बोस को और एमएन रॉय को दीक्षा दी। बाबा बोले देखो, अगर कहीं भी देश का भलाई करना है, स्पिरिचुअलिटी के बिना भलाई नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर किसी लोग पॉलिटिकल पावर मिलेगा, बाबा को बोलो पूछे, बाबा इंडिया को पहले इकोनॉमिक आजादी के लिए लड़ना है या पॉलिटिकल आजादी के लिए? बाबा बोले नहीं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल के लिए नहीं, पहले इकोनॉमिक अगर आजादी होगा तो पॉलिटिकल आजादी भी ठहरेगा, उसका माने रहेगा। नहीं तो जो है एक्सप्लॉइटेशन होगा, फिर उसका माने नहीं होगा। तो उसके बाद ये बोले कि तो फिर बाबा बहुत समझा के दीक्षा के लिए रेडी हो गए। बाबा उनको दीक्षा दिए, एमएन रॉय को दीक्षा दी। ये बाबा कुछ शिष्यों को बाद में कहें। और दीक्षा देने के बाद बाबा उनको बोले कुछ मांगे, आपको कुछ मांगना है तो मांगे। तो बाबा बोले देखो, वो क्या मांगे, हमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जिनको बाबा कहानी सुना रहे थे वो मांगे, मैं इंडिया को आज़ाद देखना चाहता हूँ।
तो बाबा बोले इंडिया आज़ाद होगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल चाहिए उसके लिए। वो स्ट्रगल होगा तो इंडिया आज़ाद होगा। तो एम.एन. रॉय बोले गुरुदेव कैसे इंडिया का आज़ाद, इंडिया के लिए स्ट्रगल करना संभव है? क्योंकि स्ट्रगल जो है जब तक गांधी जी नहीं चाहेंगे, इंडिया का साधारण जनता स्ट्रगल के लिए आगे नहीं आएंगे। उतना प्रभावित है गांधी जी से। अब गांधी जी तो चाहेंगे भी नहीं, उनका अहिंसावाद के खिलाफ है कोई स्ट्रगल, तो करेंगे भी नहीं, तो होगा कैसे स्ट्रगल? तो इंडिया के भीतर से नहीं होगा तो बाहर से लड़ाई करो, बाहर जाके करो स्ट्रगल। स्ट्रगल और लड़ाई वार के बीच में बाबा डिफरेंशिएट किए हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, स्ट्रगल के पीछे एक बहुत बड़ा महान उद्देश्य, आदर्श है। वह लड़ाई जो वार जो है उसके पीछे स्वार्थता है, नैरो सेंटिमेंट है। तो वार एंड स्ट्रगल आर नॉट सेम। तो इंडिया का आजादी के लिए स्ट्रगल चाहिए, बाहर जाके वार नहीं चाहिए। तो बाबा बोले बाहर जाके लड़ाई करिए, और बाहर जाके जहां भी जाएंगे एक अदृश्य शक्ति आपके साथ रहेगा, ये याद रखना। इनविजिबल पावर आपको हमेशा मदद करेगा। उसके बाद वो गए, वो बहुत लंबा कहानी है, कुछ डिटेल तो किताब में भी आपको मिलेगा। और बाबा वो जब जा रहे थे ये कलकत्ता में, उनको अपना पहले तो जेल में बंद थे, जेल में वो फास्टिंग करना शुरू किए, तो उनका हेल्थ बहुत डिटोरेट हो गया। तो फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गए, तो उनको गृहबंदी बना के घर में बंद कर दिया। वहाँ पूरा चारों ओर उनका पुलिस पहरा था। तो जो है वहाँ से वो एक दिन रात को 14 जनवरी 1941 गायब हो गए। और उनका घर से निकल जाना घर वालों को भी मालूम नहीं था, घर में भी किसी को मालूम नहीं था कि ये चले गए। उनका सिर्फ एक भाई थे, और भाई का बेटा और भाई का बेटी, ये तीनों लोग जानते थे। भाई का बेटा शिशिर बोस, वही उनको गाड़ी से लेकर के धनबाद पहुंचा दिए, धनबाद से गाड़ी चढ़ाए गोमो में जाकर के। तो बाकी किसी को, उनका माँ को भी मालूम नहीं था कि बेटा चला गया घर छोड़ करके। ये धारणा थी, ये वो पहले अनाउंस कर दिया, मैं अभी मौन व्रत धारण करने जा रहा हूँ और घोर साधना में इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, किसी से मैं मिलूंगा नहीं। तो और मेरे लिए खाना दरवाजे पे ला के रख देना, मैं खा के प्लेट छोड़ दूंगा, ले जाना, कोई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मेरे रूम में भी नहीं आना। तो सब समझ गया, ब्रिटिशर लोगों को भी खबर मिला, उनके अंदर में भी जासूस थे, उन लोग खबर मिला कि तो पूरा स्पिरिचुअलिटी में डूबने जा रहे हैं, इसलिए अच्छा है अभी पॉलिटिकल इसमें तो वो आएंगे नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद घर में रहते रहते एक जगह वो चिट्ठी भी लिखे। अब किसी को चिट्ठी, ऐसा जगह चिट्ठी लिखे जहाँ इसका सेंसर होता था, उसमें लेके मैं बहुत जल्दी मैं ये सब पॉलिटिक्स छोड़ करके मैं हिमालय में तपस्या करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ब्रिटिश समझा कि अच्छी बात है, चले जाए, उनका पॉलिटिकल ये तो नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम तो नहीं हो उनसे। तो उसके बाद हठात वो निकल गए। निकलने के बाद भी 1 सप्ताह तक बोले कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए मैं घर से निकला हूँ, मेरा खाना जैसा रोज आता है ऐसे यहाँ लाना चाहिए। और उनकी जो भांजी थी वो उसको बोला तुम रोज खा लेना इसको, और थोड़ा देर के बाद प्लेट ले जा करके बोल देना खा लिए। और उसके बाद जो है ऐसे चलते रहे 1 सप्ताह तक। इस बीच में वो चले गए वहाँ, रात में एक मुसलमान का ड्रेस पहन के, इंश्योरेंस एजेंट का ड्रेस पहन करके, आईडी वगैरह बना करके निकले घर से। और वो शिशिर बोस उनको छोड़ दिए, पहले लेके गए धनबाद से चले गए वो क्या नाम है, गोमो में उनको स्टेशन में गाड़ी पकड़ाना था। तो गोमो में बाबा उनसे मिलने गए। ये बात शिशिर बोस अपना कहीं लिखे भी है, ऐसा कोई व्यक्ति उनसे मिलने आए थे करके, कौन है पता नहीं। ये जो है, और उसके बाद वो चले गए पेशवार से अफगानिस्तान, फिर यूरोप चले गए, वहाँ ऑर्गेनाइज करने का चेष्टा किया। हिटलर से मिले, हिटलर बोला ठीक है हम हमारे पास जो है 7000 युद्धबंदी है इंडिया का, उनको हम छोड़ देंगे, आप उनसे उनको ले जाकर लड़ाई कराए, हम अस्त्र वगैरह भी देंगे।
उन लोगों को कन्विंस करते करते उनको टाइम लगा। तो फिर जो उसके बीच में रशिया और जो जर्मन बॉर्डर में, पोलैंड के बॉर्डर में युद्ध छिड़ गया, जंग छिड़ा। तो उधर से आना संभव नहीं था। तो अभी वेट करते तब तक खबर आया, इधर आप इधर आ जाइए, क्या नाम है, जापान। वहां जो है जापान तब तक युद्ध में इन्वॉल्व हो गया था, और जापान उन लोगों को उनको दिया करीब 70,000 भारतीय युद्धबंदी, जो मलया, बर्मा, ये सब जगह पकड़े गए थे, 70,000। तो उनको ऑर्गेनाइज करके आईएनए स्थापित किया उन्होंने, और आईएनए का पूरा मदद मलया सब जगह से उनको मिला। इंडियन जो सेटलर थे, पैसा और ड्राइवर की काम, डॉक्टर, नर्स, विभिन्न तरह का नॉन कॉम्बैट स्टाफ जो है, उन लोगों को बहुत लोग उनके लिए सपोर्ट किया। और पहला जो इंडिया का आजाद इंडिया का पहला एरिया कौन था? पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अंडमान। अंडमान वॉज द फर्स्ट फ्री इंडिया का पहला जगह, अंडमान निकोबार। एक को स्वराज द्वीप, एक और क्या नाम द्वीप नाम दिए, वो रीनेमिंग किए। तो उसके बाद जो है वो क्या नाम, बर्मा के तरफ से जापान के साथ मिलकर के इंडिया प्रवेश कर ही लिए थे, कोहिमा वगैरह आ गए थे। तब तक उधर जंग खत्म हो गया यूरोप में। इधर तब पूरा क्या नाम, वहां का जो आर्मी था पूरा इधर चले आया, जापान को भी हरा दिया। तो ये गायब हो गया। तो बाबा को ऑफिस में लोग पूछते थे, प्रभात दा क्या होगा अभी, जो ये तो हम लोग तो आशा कर रहे थे, क्या नाम है, ये लड़ाई करके कुछ करेंगे, तो ये भी तो हार गया, तो चले भी गए, क्या होगा? बोले सुभाष अपना काम कर दिया, इंडिया आजाद हो जाएगा। तो लोगों को समझ नहीं, सुभाष तो एक छोटा सा एक तो टाउन में आकर के थोड़ा सा कुछ दिन अपना कब्जा में रखा था, चला आगे आते तब ना, लोग तो तैयार हो रहे थे, इंडिया में सुभाष आगे आ जाएगा तो हम सब शामिल हो जाएंगे उसमें। लेकिन वो आगे आने के पहले युद्ध खत्म हो गया। तो क्या हुआ, वह बोले काम हो गया, सुभाष का काम हो गया, इंडिया आजाद हो जाएगा उससे। कैसे हुआ? ये लोग क्या किए, जो भी जो सरेंडर किया आईएनए के लोग, सबको पकड़ के ले आया, यहाँ दिल्ली में ओल्ड रेड फोर्ट में बंद कर दिया, और उनकी ट्रायल चल रही थी। ट्रायल के बाद जो है धीरे धीरे हल्ला हो गया कि आईएनए के लोग ऐसा लड़ाई किया, ऐसा किया, वैसा किया, हर जगह हल्ला हो गया। और एक तरह का पैट्रियोटिज्म जग गया, देशभक्ति जग गया। ये इससे क्या हुआ, लोग हर जगह क्या नाम है, आईएनए के फेवर में, सुभाष के नाम पे सब जगह मिছিল करना, उसके बाद आंदोलन करना सब शुरू किया, हर जगह पूरा इंडिया में। उसमें मिलिट्री के लोग, पुलिस के लोग, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे। एक तरह का देशभक्ति जग गया था। कभी इवन गांधी बुंदी भी कभी तक ऐसा कर नहीं पाया, जगा नहीं सका, जो सुभाष का नाम पे, आईएनए के नाम पे ये जो हुआ है। और बाबा हमेशा बोलते थे, सुभाष के चलते ही इंडिया का आजादी हुआ। लोगों को समझ में नहीं आता था सुभाष के चलते इंडिया का, सुभाष किया है क्या? आजाद जो गांधी जी दिलाए, यहाँ पर कांग्रेस ने दिलाया। तो एक बार अमितानंद दादा करके एक दादा यहाँ रहते थे, हमारे जो MIT जो है, उनका स्थापना करने वाले में, स्थापना नहीं किए, बहुत दिन वो चला है। तो एक दिन वो बाबा के साथ टहल रहे थे जमालपुर में। तो वो बाबा उस दिन बोले, देखो अमितानंद, ऐसा लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है इंडिया का आजादी के लिए जिसका हकदार नहीं है, ऐसे लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है। असली क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? तो इंडिया को जो ब्रिटिशर लोग इतना सैकड़ों साल शासन किया, उनके पास कितने लोग थे? कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं था उनके पास, सब मिला करके, उनका पुलिस, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन सब मिला के 1 लाख से कभी ज्यादा नहीं रहा, और उससे कम ही रहा। और 1 लाख से कम और 10 करोड़ों का आबादी वाला देश को, इतना बड़ा देश को वो लोग सैकड़ों साल चलाए। क्यों? इसलिए
इंडिया का लोग उनके पुलिस बने, इंडिया के लोग उनके मिलिट्री में भाग लिए, और इंडिया के बहुत राजा महाराजा छोटा मोटा सब लोग उनको समर्थन करना शुरू किए। इसलिए वो इतना कम लोगों के द्वारा भी इतना बड़ा देश को चला एक सैकड़ों साल। सुभाष चंद्र बोस जो किया, जो आजाद हिंद फोर्स जो तैयार किया, जो भी शुरू जंग किए या स्ट्रगल उन्होंने किया, उससे इंडिया में देशभक्ति जग गया। और वो देशभक्ति के चलते जब देखा कि इतना देशभक्ति हर जगह है, तो एटली जो है उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक रिपोर्ट मांगा। उस बीच में और क्या हुआ, एक नेवल रिवोल्ट हुआ। कहाँ पे? मुंबई में नेवल रिवोल्ट। मुंबई से कुछ घंटों के अंदर कराची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, उसमें मद्रास था, कोच्चि, कलकत्ता, हर जगह फैल गया। जहां भी नेवल बेस था सब जगह फैल गया। और नेवल रिवोल्ट के सपोर्ट में जबलपुर में, कानपुर में, विभिन्न जगह आर्मी रिवोल्ट हो गया, आर्मी कैंटोनमेंट में रिवोल्ट हो गया। और हर जगह पब्लिक भी उनके सपोर्ट में हर जगह मिचिल विचिल करना शुरू किया, जिसमें पुलिस वगैरह सब भाग लिए। ये कभी भी ब्रिटिश लोगों ने देखा ही नहीं था कि इंडिया में इतना एक तरह का पैट्रियोटिज्म और जो है इतना जल्दी सब पकड़। एक तो उनका पहला इंडियन लोगों के ऊपर विश्वास ही हिला दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि जितने 70,000 लोगों को उन्होंने आजाद हिंद फौज में जो शामिल किए, ये सब लोग कौन थे? ये लोग ऐसे लोग थे जो इंडियन आर्मी के लोग थे सब। और ये लोग तो शपथ लिए थे कि हम क्राउन की सुरक्षा के लिए हम अपना जान भी गंवाएंगे, ब्रिटिश क्राउन की सुरक्षा के लिए हम अपना जान भी गंवाने के लिए शपथ लिए हैं। और उन्हीं लोगों से ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई करवाए। और इसके चलते ब्रिटिश लोगों का कॉन्फिडेंस ही हिल गया कि इंडिया के जो सोल्जर्स जो हमारे साथ है, ब्रिटेन के नाम है, द्वितीय युद्ध में लाखों लोग मरे हैं इंडियन सोल्जर्स, और हर जगह इंडियन सोल्जर्स इनके लिए लड़ाई किए हैं, और ये लोग हमारे खिलाफ रिवोल्ट किए। और ये होते होते नेवल रिवोल्ट शुरू हो गया 1946 में। कुछ घंटों के अंदर कम से कम 70-80 हजार नेवल सोल्जर जो रिवोल्ट कर दिया पूरा इंडिया में। उसके बाद इन लोगों को, कांग्रेस को, पटेल को, गांधी को, सबको बुला करके, फिर जो मुस्लिम लोग के लोगों को सबको बुला करके तो ठंडा करना पड़ा। इन लोगों को जरा इनको समझाइए, ये लोग जो है रिवोल्ट ना करें। तब जा करके रिवोल्ट किसी ढंग से एक सप्ताह के बाद बंद हो गया। तो ये सब चीज से इन लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया। कॉन्फिडेंस हिलने के बाद जो है ये लोग सोचा अभी जो है इंडिया के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो जो है एटली एक तो रिपोर्ट मांगा। उस समय वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उनसे एक रिपोर्ट मांगा कि आज जो है ये जो परिवर्तित परिस्थिति है इंडिया में, इसमें अगर यहाँ कुछ भी चिंगारी अगर निकलेगा कहीं, बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में अगर फैल सकता है। अगर इस तरह अगर होगा कि हम इंडिया के पुलिस और इंडिया के प्रशासन और इंडिया के जवान सोल्जर्स, हम इनके ऊपर भरोसा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। यहां से रिपोर्ट गया अभी जो परिवर्तित परिस्थिति है, जितना देशभक्ति जग गया, पैट्रियोटिज्म जग गया, इस समय हम लोगों को इन लोगों के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ही संभव नहीं है। तब ये तो कभी भी चिंगारी निकल सकता है आंदोलन में, एक तरह का परिस्थिति है। तो एटली ने कहा समय रहते रहते वापस आओ, नहीं तो बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा, इसलिए आ जाओ। यही इंडिया को आजादी देने का कारण है, समझे ना। ये देशभक्ति जगाने के पीछे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उनका ये नहीं, इसी के चलते देशभक्ति जगा। गांधी जी इतने सालों से आंदोलन कर रहे थे, इतना देशभक्ति तो इतना इस लेवल पे जगा नहीं सके। और हमेशा पीसफुल आंदोलन, अहिंसा अहिंसा करके करते थे, इसमें ब्रिटिशरों का फायदा ही होता था। तो इसी के चलते ही इनको इंडिया छोड़ना पड़ा। यही जो है, यहाँ ऐसा डंडा मारो तो यहाँ इसका यहाँ प्रभाव पड़ेगा, उसका वहां प्रभाव पड़ेगा, ये कौन जानते थे? इवन सुभाष को भी मालूम नहीं था मैं ऐसा आंदोलन करूंगा। पहले जब इंडिया छोड़े सुभाष, उनको उस समय मैं कहाँ से, ये तो हमारे लिए जो फौज को, सेना का हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे,
ये भी उनको मालूम नहीं था। वो सोचे थे यूरोप में जाके देखेंगे, हिटलर से बात करेंगे, उतना ही सोच के गए थे, एकदम ब्लाइंड था। लेकिन यही था, हमारे गुरुदेव ने कहा बाबा तब तक सुभाष चंद्र बोस को बहुत कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह द्वारा बहुत कुछ उनको एक्सपीरियंस दिला है। एक कॉन्फिडेंस था, हमारे गुरु जो उनका आशीर्वाद है, वो सर्वशक्तिमान है, उनका कृपा से मेरा होगा। वो एक ब्लाइंड, इससे वो निकल गए। अकेले लड़ रहे हैं, अकेले निकल रहे हैं घर से छोड़ करके, रात में 12 बजे चोर के जैसे छुप करके गाड़ी के पीछे छुप करके जा रहे हैं। किस लिए? ब्रिटिश साम्राज्य से, अपने एम्पायर से लड़ने के लिए। पूरा दुनिया में फैला हुआ ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए अकेले निकल रहे हैं, एक कार में छिप करके। देखिए ये कॉन्फिडेंस उनको कहां से मिला? क्योंकि बाबा उनको बोले थे एक अदृश्य शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगा, डोंट वरी। तो जहां भी गए रास्ता क्लियर होते गया, क्लियर होते गया। और एक चीज है, जब वो 1941 जनवरी में अपना घर छोड़े, उस समय जापान युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। उसका करीब उस साल के अंत में ही जापान जो है पर्ल हार्बर अटैक के बाद जापान युद्ध में भाग लिया। तो उनको जापान से ही बाद में सपोर्ट मिला, लेकिन उस समय जापान युद्ध में आएगा करके उनको पता भी नहीं था, वो लोग आए भी नहीं थे तब तक, समझे ना। तो 43 में जाकर के उनको जापान से बुलावा आया, जाकर के वहां जाकर के उनको इतना बड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन बाबा उनको बोले बाहर जाके लड़ाई करना, बस एक लाइन, बाहर जाके लड़ाई करना, वो उनके मन में एकदम बैठ गया था, मुझे बाहर जाके लड़ाई करना, इंडिया में नहीं होगा, बाहर जाके लड़ाई करना। ये कंसेप्ट भी उनके मन में आ ही नहीं सकता था, कभी वो सोचे भी नहीं थे मुझे बाहर जाके हम लड़ाई कर पाएंगे या कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोचे थे। लेकिन बाबा जानते थे ये इधर मारेगा, उधर उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका इस तरह का ये उसका रिबाउंड होगा, ऐसा करके बाबा न्यू एवरीथिंग, उसका क्या क्या परिणाम होने वाला है, बाबा न्यू एवरीथिंग। दैट्स व्हाई ही सेड गो आउट एंड फाइट। और उसी के चलते ही इंडिया को आजादी मिली। बाबा उस समय अमिताभ जी को बोले देखो अगर सुभाष चंद्र बोस को ये नहीं होता ना, और 15-20 साल मिनिमम लगता है आजादी का, क्योंकि ये ब्रिटिशर छोड़ने वाले नहीं थे, इंडिया को छोड़ के जाने वाले नहीं थे। और इसके चलते इंडिया आजाद हुआ, साथ साथ पाकिस्तान भी हो गया, श्रीलंका हो गया, सिलोन था उस समय, मलेशिया हो गया, मलाया था उस समय। अच्छा धीरे धीरे करके बहुत सारे ब्रिटिश कॉलोनी आजाद होते गए, उसके साथ फ्रेंच कॉलोनीज, डच कॉलोनीज, पोर्चुगीज कॉलोनीज सब आजाद होते गए सब। कॉलोनियलिज्म का अंत जो है कुछ ही सालों के अंदर पूरा दुनिया में हो गया। जस्ट इसका स्टार्ट कहां हुआ? गो आउट एंड फाइट ना, वो जमालपुर टाइगर ग्रेव में बैठ करके गो बाहर जाके लड़ाई करो, ये जो एक लाइन जो आदेश था बाबा का, उसी से ही इसका पूरा प्रोसेस चालू हुआ। इसका जो चालू वहीं से हुआ है, वो जो गो आउट एंड फाइट, ये जो शेर कवर में बैठ के बाबा बोले थे। तो ये कॉलोनियलिज्म को खत्म करने के लिए बाबा के एक लाइन ऐसा किसी को बोले जो इसको बहुत बड़ा कामयाबी करके दिखाए, इसके चलते इसका रिजल्ट भी मिला, समझे ना। तो बाबा जानते थे कि कॉलोनियलिज्म खत्म करने के लिए एक ही चीज जरूरत था बाबा के लिए, परम पुरुष के लिए तो कुछ भी नहीं था, वन लाइन, दैट्स ऑल, ओके। तो इस ढंग से कॉलोनियलिज्म को करोड़ों पूरा दुनिया कॉलोनियलिज्म से पीड़ित था, और सब आजाद हो गया एक करके। लेकिन नहीं, अभी तक किसी को पता नहीं है। मैं एक जो पिछले जो 75वां जो आजादी का दिन था, मैं एक तो छोटा सा एक तो बना के भेजा था व्हाट्सएप में, द अनटोल्ड स्टोरी बोल करके। तो अनटोल्ड स्टोरी में मैं ये लिखा था, आज लोग बोलते हैं क्रेडिट दे रहे हैं, सब जगह झंडा फहरा रहे हैं, फलाना ये गांधी का फोटो लगा के माला पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं हर जगह। लेकिन एक समय आएगा लोग जानेंगे ये सब तो इसका हकदार नहीं थे, ये सब तो नकली नेता है, असल थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस के पीछे बाबा का डायरेक्शन था। ये समय आएगा, अभी नहीं है, बाद में जानेगा, हाँ जानेगा। ये तो बाबा कैसे दुनिया को ही बचाए, एक छोटा सा एक डायरेक्शन दे करके। ये एक बहुत बड़ा बाबा का कंट्रीब्यूशन रहा दुनिया के लिए। ऐसा ही जो है क्या नाम है, आप लोग उस किताब में जो पढ़े हैं आप लोगों को मालूम है,
स्टालिन इंडिया को ऊपर हमला करना चाहा 1953 में, इंडिया के ऊपर हमला करने का उनका प्लानिंग था। और जस्ट वो डिटेल कहानी उसमें है, उसके साथ बीबीसी का एक रिपोर्ट भी, वो भी मैं उसमें दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाबा उसी समय उसका प्राण ले लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांचक घटना है, आप लोग उस किताब को पढ़िएगा। अभी उस किताब जो है करीब दुनिया भर में करीब 15 भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा है ना, हो गया ऑलरेडी। इट इज इन 15 लैंग्वेजेस, इट इज ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन, या 3-4 भाषा में हो गया, इटालियन में पब्लिश हो गया, फ्रेंच में हो गया, इंडोनेशियन भाषा में हो गया, और बहुत सारे इंडियन भाषा में, बंगला खत्म हो गया, प्रिंटिंग का तैयारी है, मलयालम खत्म हो गया, मराठी भी करीब खत्म हो गया, ऐसा बहुत सारे भाषा में है। हिंदी भी करीब 3/4 कंप्लीट हो गया, 1/4 बाकी है ट्रांसलेशन, वो भी हो जाएगा इस साल के अंत में, आशा कर रहे हैं। ये अंग्रेजी में नाम है एडवेंट ऑफ मिस्ट्री। ये कॉपी अंग्रेजी जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का अभ्यास है हमारे पास अभी है, आप ले लीजिएगा। बहुत सारे अजाना तत्व आपको मिलेगा आनंद मार्ग के बारे में, बाबा के बारे में, बाबा कैसे आनंद मार्ग स्टार्ट किए, सब के बारे में बहुत सारे अजाना तत्व है। उसमें एक है स्टालिन की मृत्यु, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, बहुत सारे एंगल, बाबा इधर कुछ बताए, उधर कुछ दिखाए, उधर कुछ बोले, ऐसा करके कम से कम 10-12 लोगों का इंटरव्यूज में जो मिला इंफॉर्मेशन, उसको लेके मैं वो चैप्टर दिखाऊं, समझे ना। या उस स्टालिन का प्लान था पूरा एशिया में बहुत देशों को कब्जा करना, मेनली इंडिया को। He was that, क्योंकि उनको उसको कम्युनिज्म फैलाने का ये था, इसलिए ये प्लान कर रहा। जस्ट उसी समय उसका क्या नाम है, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया। वो पूरा डिटेल मैं उसमें दिया हूं। और उसमें बीबीसी का भी एक रिसर्च हुआ, 50वां साल स्टालिन का मृत्यु का 50 साल के, तो 2003 में बीबीसी एक टीम भेजे थे कि स्टालिन का मृत्यु किस परिस्थिति में हुआ। तो उसमें 2-3 चीज वो लोग जो उसमें खोज निकाले, जो बाबा विभिन्न लोगों को बोले, उसके साथ बहुत क्लियरली मिलता है। एक है बाबा जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह में दिखाए, उसमें बार बार ये आता था स्टालिन हमला करना, युद्ध करना चाहता है, इंडिया के ऊपर हमला करना चाहता है। तो उसमें भी वो बीबीसी का रिपोर्ट में भी यही है, वो हमला करना चाहता था सब देशों के ऊपर, 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू करने वाला था ये उसमें। और भी स्टालिन का मृत्यु और उनका जो बीमार पड़ने में गैप है। बाबा बोले पहले मर चुका था, बाबा बख्तर सलीम करके एक मार्गीय सेल में, उनको बोले पहले मर चुका था। तो ये सब बहुत सारे डिटेल आपको उसमें मिलेगा, ये किताब में एक चैप्टर ही है पूरा, डेथ ऑफ स्टालिन बोल करके। ये और एक तो बाबा बचाए, समझे ना। व्हाट इज टाइम नाउ? तो जो है, लेकिन मेरा आज बोलने का मेन उद्देश्य था दूसरा कुछ, बोलते बोलते ये सब आ गया। तो और एक बहुत बड़ा विपद से बाबा इंडिया को बचाए, जो आप लोग शायद ही कहीं सुने होंगे। मार्ग के बारे तो बिल्कुल ही नहीं जानते, मार्ग में भी इक्के दुक्के कोई ना कोई सुना होगा, दैट्स ऑल। अभी अगला किताब में बाबा कृपा से अगर ये आ गया तो और लोग जानेगा। वो है चाइना के बारे में। आप लोगों को मालूम है 1962 में चाइना इंडिया के ऊपर हमला किया था, है कि नहीं। ये इसका बहुत लंबा सिलसिला है। वो जो मैं लिखा हूँ ये अगला किताब के लिए, उसका चैप्टर का नाम है चाइना विल गो बैक ए डिवाइन इंटरवेंशन। चाइना वापस जाएगा और एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ये चैप्टर का नाम है। उसका मैं बहुत सारे डिटेल्स मैं बोल नहीं पाऊंगा समय के अभाव के चलते, लेकिन मैं मेन चीज बोलूंगा। एक बार बाबा जब ऑफिस में थे और चाइना तिब्बत को कब्जा किया, नेहरू चुप रहा, चलो लेने दो, हमारा क्या जा रहा, लेने दो। बाबा ऑफिस में बहुत ही गाली देते थे उसको, नालायक, ऐसा वैसा करके नेहरू को। और देखो ये जो है, जो अभी जो तिब्बत को कब्जा करने दिया, उसका फल इंडिया को बाद में भोगना पड़ेगा, उसको खुद भोगना पड़ेगा, इंडिया को भी भोगना पड़ेगा। आज भी देखिए जो चाइना कर रहा है, ये तिब्बत एक बफर जोन था इंडिया और चाइना के बीच में।
अगर वो बफर जोन रहता तो ये तो कुछ भी आज इंडिया के लिए कुछ चिंता की बात नहीं रहती। इतना आज टेंशन है हमेशा, ये जो क्या कब क्या होगा ये नहीं, इतने अरबों अरबों खर्चा करना पड़ रहा है सब। बाबा बोलते उस समय तो लोग ऑफिस में बाबा को लोग पूछे प्रभाता वो कर ही क्या सकते थे, इंडिया क्या कर सकता था उस समय? बोले इंडिया को पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड को मोबिलाइज करना चाहिए था। मोबिलाइज करते, इंडिया अगर सपोर्ट करते ये तिब्बत को, तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आकर के उसको खदेड़ता। उस समय चाइना बहुत ही कमजोर था, खास कोई ताकत नहीं थी चाइना, तो वेस्टर्न वर्ल्ड सब अगर आते ना ये पीछे हट जाता, इंडिया चुप। और उस समय इंडिया का एक एग्रीमेंट था चाइना के साथ, आप लोग सुने होंगे, पंचशील नाम सुने हैं क्या? और जो जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा है वो लोग जानते हैं पंचशील। पंचशील में 5 तत्व हैं। एक है नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफियरेंस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, फिर जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड और एक तो नॉन समथिंग एक तो है पंचशील। और एक ये 1953 में ना ये चाइना के साथ इनका एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ नेहरू का। और हर जगह बोलते देखिए हम लोग पंचशील किए हैं, पंचशील किए हैं। आज दुनिया में जो भी आजाद हो रहे हैं देश, उनका एक ही मार्ग है, अपना जो डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए एक ही मार्ग है पंचशील। आप लोग हर जगह पंचशील अडॉप्ट करिए, सब कोई कंट्री के बीच में डिस्प्यूट नहीं रहेगा। और ये जो पंचशील बोल हर जगह जहां भी बड़ा बड़ा, ये तो नॉन अलाइन मूवमेंट का नेता थे, एक ये थे, दूसरा टिट्टो थे, एक नासार थे, तीनों मिलके, फिर भंडार नायके भी थी और सुकार्नो, ये सब 5 लोग मिलकर के क्या नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट चालू किए थे। तो ये जहां भी जाता था हमेशा बोलता पंचशील करना है, पंचशील के आधार पर एक। चाइना बोला ठीक है पंचशील, लेकिन पंचशील तो सिर्फ साइन करने के लिए, अपना अंदर में सब तैयारी चल रहा था इंडिया के खिलाफ युद्ध का। 1960 में आए चौवनलाल इंडिया आए तो नेहरू से बात किए। देखिए उस समय इंडिया जब आजाद हुआ, इंडिया को ये जो अक्षय चिन्ह जो आजकल आप लोग सुनते हैं ना, अक्षय चिन्ह लद्दाख में एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, कहीं हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। वो वहां पे वो एरिया में कहीं आर्मी भेजा ही नहीं इसने, नेहरू, पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो पहले देखा थोड़ा बहुत कब्जा किया, इंडिया को पता भी नहीं चल रहा है कब्जा किया करके, फिर थोड़ा कब्जा किया, फिर इंडिया चुप, इंडिया को कोई मतलब ही नहीं है। और करते करते एक दिन पूरा अक्षय चिन्ह एरिया घेर लिया, ये हमारा है, अभिमान हो। और 1960 में नेहरू आया इंडिया में और बोला, सॉरी चौवनलाल इंडिया में, चौवनलाल थे उस समय चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम प्रीमियर। अब वहां बोलते चौवनलाल, इंडिया में चौवनलाल बोलते थे। और जो है और आकर के जो है नेहरू को बोला आप हमारी जो अक्षय चिन्ह की वो जो कब्जा है उसका आप मानो तो हम एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन करेंगे, फिर हम आपको जो अरुणाचल, उस समय अरुणाचल प्रदेश आज जाना जो है ना, उसका नाम क्या था उस समय? नेफा नाम था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा को हम आपको दे देंगे, ये अक्षय चिन्ह हमको दे देना। नेहरू नालायक था ही, कमजोर, वो बोला आप ऐसा करिए, हमारे मोरारजी देसाई हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जीबी पंत हमारे होम मिनिस्टर है, आप इन लोगों से भी जरा बात करिए। ऐसा कोई बोलेगा प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा, वो बोलेगा नहीं आप जरा उन लोगों से भी जाकर बात करिए। कोई बोलेगा, इससे मालूम होता है कितना कमजोर आदमी था ये। और ये गया मोरारजी देसाई और जीबी पंत से बात करने के लिए, गोविंद बल्लभ पंत, दोनों बहुत घमंडी। और चौवनलाल आया है दूसरा देश का प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा ढंग से तमीज से तो बात करना चाहिए, इतना बेढंग से उनसे इनको इंसल्ट किया और गुस्सा में चला गया। बोले कि इंडिया को पाठ पढ़ाना है, यही सोच करके ना। तो उसी समय बाबा जमालपुर में बैठे हुए थे, एक क्या नाम है संडे दर्शन था। बाबा बोले देखो ये अभी जो है ये चौवनलाल वापस चला गया है इंडिया से, वो आया था कुछ एग्रीमेंट करने के लिए ताकि नॉन
एग्रेशन पैक्ट होगा, ये सीख के लिए आया था। लेकिन इस ढंग से उसके साथ व्यवहार करके उसको नाराज करके भेज दिया। अभी इंडिया के लिए बहुत बुरी दिन होने वाला है इसके चलते। और क्या हुआ, वो चले गए और बाबा बीच बीच में बाबा बोलते रहे, देखो ये ऐसा किया, ये ऐसा किया करके। और एक दिन जो है बाबा क्या नाम है, फिर जमालपुर में जागृति में बाबा क्या नाम मार्गिलों के पास बैठ कर बात कर रहे हैं। उस समय फिर आया था चौवनला इंडिया, ये था जुलाई महीना 1962। बोले चौवनला इंडिया में है अभी, वो कुछ समझौता करना चाहता है बॉर्डर एग्रीमेंट, बॉर्डर का डिस्प्यूट लेकर के। लेकिन अभी इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। नेहरू जो है नालायक आदमी है, वो कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया के ऊपर हमला करने वाला है। और उस समय एक बहुत बड़ा स्लोगन हर जगह फ्लोट हुआ था इंडिया में। तो उस समय तो बहुत स्लोगन फ्लोट करने में बहुत उस्ताद थे लोग, विभिन्न तरह का स्लोगन, गरीबी हटाओ, फलाना करो, ये करो, शायद बहुत सारे स्लोगन होता था ना, सिर्फ स्लोगन ही होता था। ऐसा उस समय एक स्लोगन था, फेमस स्लोगन, आप लोग सुने होंगे, हिंदी चीनी, इंडिया चाइना नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, माना इंडिया के और चाइना के लोग भाई है, समझे ना। हिंदी चीनी, हम छोटे थे, हम लोग भी बोलते हिंदी चीनी भाई भाई, हमको उसका मतलब भी समझ नहीं आता था। हिंदी चीनी भाई भाई हम लोग हर जगह बोलते रहते थे। स्कूल में हम पढ़ते थे तो हिंदी चीनी भाई भाई। एक तरफ चाइना इसको खूब काम में लगाया, हिंदी चीनी भाई भाई, हर जगह लोग बहुत, उनका कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनके सीपीएम के लोग, वो लोग भी इसको प्रमोट किया, हिंदी चीनी भाई भाई। कांग्रेस भी प्रमोट किया हिंदी चीनी भाई भाई। तो लोग, हाँ, पेपर में भी आता था हिंदी चीनी भाई भाई। अरे हिंदी चीनी तो हमारे भाई है, हमको चिंता क्या है, हमारा दोस्त है। इसलिए चुप रहा, जो भी होता था कम आंख बंद करो, चुप रहो। यही ऑस्ट्रिच पॉलिसी, ऑस्ट्रिच पॉलिसी जानते हैं? ऑस्ट्रिच क्या जानते हैं? बहुत बड़ा पक्षी, क्या नाम है हिंदी में, क्या बोलते हैं? उटपकी। हाँ, ये जो इसका एक नेचर है, अपना माथा को जो है ना मट्टी के नीचे गड्ढा करके ऐसा बैठे रहता है और सोचेगा हमको कोई नहीं देख रहा है। हाँ, अपना इग्नोरेंस को वो समझता है कि कोई सबका सब इग्नोरेंट है, हमारे जैसे हमको कोई नहीं देख रहा है। ये ऐसा ही था, ये अपना जो अंधकार में रह करके सोचता था कि हमारा कुछ नहीं होगा, चाइना हमारा कुछ नहीं करेगा, इतना तो करता था। और दूसरा क्या करता था, वो क्या करता था, इंडिया का सेना को थोड़ा आगे बढ़ो, वो भी थोड़ा आगे बढ़ रहा था कहीं कहीं, जो आजकल कर रहा है ना, कभी इधर क्या नाम है डोकलाम में ना कहाँ, ये इधर थोड़ा आगे बढ़ गया, पूरा आगे नहीं बढ़ता है, थोड़ा इधर आगे बढ़ा, थोड़ा इधर आगे बढ़ा, थोड़ा इधर आगे बढ़ा करके। और नेहरू तो कुछ भी नहीं कर सकता, डरपोक था। नेहरू इंडिया के जो जनरल थे, आर्मी चीफ तिमैया, वो बोलते थे देखिए ये तो आपके यहाँ आगे बढ़ रहा है, हमारा मिलिट्री को तैयार करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो अहिंसावादी है, हम लोग गांधी को फॉलो करने वाले, हमको तो आर्मी पूरी नहीं चाहिए, हम लोग तो और नॉन अलाइन मूवमेंट के लोग हैं, हम लोग ये सब कुछ जरूरत नहीं है। कुछ भी तैयार नहीं किया, वो आगे थोड़ा थोड़ा कर बढ़ रहा है। तो ये बोला तो अच्छा, वो आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, पर तुम भी आगे बढ़ो। उस आगे बढ़ने का पॉलिसी का नाम दिया था फॉरवर्ड पॉलिसी, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसा करके। और उसी में थोड़ा थोड़ा झगड़ा शुरू हो गया, कहीं कहीं फायरिंग भी हुआ, कुछ मारे भी गए। फिर भी बोलता था, और वो आकर के बीच में जब भी चाइना के कुछ लीडर आते थे, हमेशा बोलते चिंता मत करना, ये जो छोटा मोटा हो रहा है ना, हम लोग के बीच झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, चिंता मत करिए, हिंदी चीनी भाई भाई। तो उसके बाद ये चलते रहे, लेकिन बाबा बोलते रहे देखो ये लड़ाई का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ करके हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके जाना जा रहा है, वहां लड़ाई करने का पूरा तैयारी चल रहा है। और जो है उस दिन क्या जुलाई की मिडिल की बात है, बाबा के साथ एक मार्गी थे, त्रिमोहन में एक मुखिया जी करके एक मार्गी था, अनिरुद्ध मुखिया, तो वो बाबा के साथ टहल रहे थे शेर कबर में। तो बाबा बोला अनिरुद्ध तुम्हारे पास कागज कलम है? बाबा कलम तो नहीं है, कागज मेरा पॉकेट में कुछ कागज होगा, निकाले। तो बाबा हमेशा पॉकेट में कलम रखते थे। बाबा का एक ये था
फ्रंट में एक छोटा सा पॉकेट रहता था, उसमें एक कलम भी रहता था। बाबा यूज करते नहीं थे, लेकिन एक तो बाबा का था, सिस्टम था। बाबा वो कलम निकाल के दिए, बाबा बोले लिखो आज का डेट लिखो। लिखे आज से 90 दिन के बाद इंडिया के ऊपर चाइना चढ़ाई करेगा। लिखो। कौन साल का? कौन साल का बात कर रही है? 1962। हाँ, 90 दिन एग्जैक्टली 90 डेज के बाद इंडिया के ऊपर चढ़ाई करेगा। लिखो। वो थोड़ा सा बाबा के साथ तर्क वितर्क करते थे। बोले ये बाबा कैसे होगा, इंडिया चाइनी भाई भाई है, दोस्त है हमारा, ये कैसे होगा। बाबा डांटे, रे मूर्ख, मैं बोल रहा हूँ लिखो, तुम ज्यादा जानते हो मैं ज्यादा जानता हूँ, लिखो। बोले ठीक है आप बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, अब मैं तो विश्वास नहीं कर रहा हूँ ये होगा करके। अरे ठीक है तुम एक काम करना, जाके अपना डायरी में लिख देना, ठीक है ये डेट, और 90 दिन के बाद तुम मिलना मुझसे। इस बीच में बाबा बीच बीच में क्लास लेते थे, चाइना का युद्ध का क्या तैयारी है, वहां कितना सेना है, वहां कितना ये है, टैंक कितना है, फलाना है कितना, आर्टिलरी कितना, गन कितना, इंडिया का क्या है, इंडिया का वहां का रोड कितना बना, कहाँ तक बना, इंडिया का बना, इंडिया का कुछ भी नहीं था। ये जो आप लोग देखे होंगे ना, पहले जो पुलिस का राइफल होता था ऐसे करके फायर करते ना एक एक करके, वही था। और हिमालय में 16,000, 17,000, 20,000 हाइट में लड़ाई करने के लिए लोग वहां रह रहे हैं, उनका कैनवास का जूता था। उतना ठंड में कैनवास का जूता, समझे, कोई तैयारी नहीं, कपड़ा भी ठीक से कपड़ा भी नहीं था उन लोगों को, क्योंकि नॉन वायलेंस के लोग हैं हम लोग, और जो है युद्ध नहीं करना चाहिए, हम लोग जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, गांधी जी के फॉलोवर हैं। और तिम्मया बोला आप लोग रास्ता बनाओ, हमारे आर्मी को इधर से उधर भेजने का रास्ता ही नहीं है। बोला रास्ता जरूरत नहीं है, रास्ता जरूरत होगा ना, रास्ता अगर बनाएंगे वो चाइना आकर के उसी रास्ते से हमारे अंदर आ जाएगा, इसलिए रास्ता जरूरत नहीं। ये जो पॉलिसी, जो गलत पॉलिसी, जो आज तक जो है अंटिल रिसेंटली नरेंद्र मोदी 2014 में आया तब तक ये पॉलिसी अभी तक अमल था। कोई बॉर्डर रोड बनाया नहीं था। अभी देखिए द्रुत गति में बॉर्डर रोड बन रहा है, भयंकर स्पीड से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो है ही पहले से, वो लोग इतना फंडिंग हो रहा है, इतना भयंकर ढंग से हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है वहां, क्योंकि तैयारी करना है। वो जो नेगेटिव पॉलिसी था, पैसिव पॉलिसी ना रोड बनाने से जो वो लोग अंदर आएगा, अंदर आने में मदद करेगा, वो छोड़कर अभी बनाओ, हम लोग का उनको खदेड़ना है, उधर मारना है। ये पॉलिसी सही पॉलिसी है, वो अभी बना रहे। 2014 तक कांग्रेस का भी यही पॉलिसी था, रोड नहीं बनाना, रोड नहीं था वहां। और उस समय तो और भी गया गुजरा स्थिति था। क्या है, रोड नहीं है, आप एक जगह से दूसरे जगह जाएं कैसे, ना ब्रिज है, बाम्बू का ब्रिज बनता था पैदल चलने के लिए, गाड़ी वुड़ी नहीं जा सकता है उनमें। और खच्चर होता था ना, कच्चर में या आदमी ढोके चलते, 2 दिन 3 दिन चलता था। ये हालत थी इंडिया की उस समय 1962 में, जो तैयारी चाइना के खिलाफ। चाइना उधर रोड बना दिया, सब चीज बना दिया, सब चीज उनका तैयारी था। और जो युद्ध शुरू हुआ, बाबा बोले जरूर होगा और इंडिया बहुत ढंग से मार खाने वाला है। शुरू हुआ 21 अक्टूबर 1962 का। तो बाबा उस दिन जो है अनिरुद्ध जी बाबा से मिलने आए थे शेर कवर में, फील्ड वॉक में। बाबा बोले देखो अनिरुद्ध, तुमको मैं बोला था ना 90 दिन का जो डेट बोला था, वो याद है कौन डेट था? बाबा मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं नोट करके रखा हूँ डायरी में, आज वो खत्म हो रहा है 90 दिन। और जो देखोगे कल देखोगे इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दिया। उतना तो उस दिन आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसमें तो थोड़ा सा चल रहा था, मारा मारी, थोड़ा फायरिंग वेयरिंग चल रहा था, कुछ लोग इधर उधर मारे के, तो उसको एक्सेप्ट किए तो हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, अगला दिन अनिरुद्ध जी सोए हुए थे, उनका पत्नी जगाए, उठी देखिए रेडियो न्यूज नहीं है, बाबा जो बोले सही हो गया, चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर। सुना बस चढ़ाई हो गया। तो जो है अनिरुद्ध आए, फिर बाबा से मिले उस दिन शाम को। क्या बोलते हो तुम अभी? तो बाबा आप जो बोलेंगे वही होगा, हम क्या जानते हैं, वो सही होगा। अभी क्या होगा बाबा, अभी क्या होगा? तुम इंडिया के नेताओं से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे, हमको क्या मालूम क्या होगा। तो बाबा बोले टाल लिए।
तो बाबा उसके बाद जगह जगह जा करके बाबा डीएमसी में जाते थे, वो भी सब बॉर्डर एरियाज में बहुत जगह गए। अब बाबा जहां भी जाते थे एक ही चीज बोलते थे, इंडिया बहुत संकट में है, तुम लोगों को सबको देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी सब लो मिलिट्री ट्रेनिंग लो, सेकेंड डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लो। बाबा हमेशा इस तरह का मौका को भी छोड़ते नहीं थे ना, फाइटिंग का प्रिपरेशन, लोगों का उसमें उत्साह भरना। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो सुभाष चंद्र बोस का INA में शामिल करने के लिए बाबा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बांटते थे। बाबा को मालूम है सुभाष चंद्र बोस आने वाला नहीं है, तो बहुत ऑफिस में लोग बोलते तुम लोग बांटो, हर जगह लोगों को रिक्रूट करो। बाद में जब सुभाष चंद्र नहीं आया तो ना पूछा, सुभाष चंद्र आया नहीं, उसने पूछा कोई मार गया, कोई बाबा का कोलीग, तो अरुण मुखर्जी बोल करके, प्रबंधक क्या सुभाष आएंगे? नहीं आएंगे नहीं, तब तक लड़ाई खत्म हो जाएगा, वो वापस चले जाएंगे। तो बोले आप हम लोगों को ये फॉर्म भरवाने के लिए सब क्यों दिए? तो जब आएगा नहीं हम क्या INA में शामिल होंगे, जो वो तो आएंगे भी नहीं, जो युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए आप बोले। मैं लोगों का लड़ाई करने का मानसिकता तैयार करने के लिए मैं ये सब किया था, बस। यही बाबा बोले तुम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए तैयार हो जाओ, ट्रेनिंग लो, मार के लोग बहुत जगह ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उस समय हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग पुलिस में मार्गी थे, SP, IG, IAG और DSP और बहुत लोग थे, हर जगह पुलिस में थे। तो उन लोगों के मदद से मार्गी लोग सब जगह ट्रेनिंग लेता था, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग। फिर बाबा गए थे नेपाल बॉर्डर, बीरपुर बोल के एक जगह, वहां भी बाबा बोले देखो बहुत देश संकट में है, तुम लोग सब तैयार होना, ऐसा वैसा कर सब जगह जोश बढ़ते थे। उसके बाद बाबा चले आए वहाँ, हम लोग एनुअल DMC का ये नवंबर में भी उस समय एनुअल DMC होता था, नवंबर लास्ट में, और वो हो रहा था गाजीपुर में। उसमें बाबा यही बोले, सब गृहआचार्य को बुला करके बोले देखो बहुत संकट में है, तुम लोगों को सबको देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सब तरह का मदद करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा चले आए बक्सर हो गया, आरा आना था, बाबा का DMC था वहाँ। उस दिनों बक्सर में जो आज पुल बना है गंगा के ऊपर, वो पुल नहीं था। क्या होता था, वो जो नाव बहुत बड़ा नाव था, नाव पे चढ़ा देते थे गाड़ी को, और ना पा इस तरह चलाता था, ना फिर गाड़ी निकल जाता था नाव से, इस तरह का था। बाद में पुल वगैरह बना, तो इस तरह का वो जो नाव में बाबा की गाड़ी लेकर के, नहीं बाबा गाड़ी नाव में नहीं आया, बाबा छोड़ दिए, नाव से पार करके फिर स्टेशन से बाबा का ट्रेन पकड़ना था आरा में DMC के लिए। तो बाबा आरा में क्या नाम है, वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, बाबा के साथ थे नगीना जी। खत्म हो गया? तो अरे असल कहानी बोला ही नहीं, उसके पहले तुम मिसल मार दिया। हाँ अरे बहुत सारा चीज है, इफ यू वांट टू लिसन, आई एम नॉट, एटलीस्ट 15-20 मिनट लगेगा। तो जो है बाबा जो है वो वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ वेटिंग रूम में गाड़ी के इंतजारी में, तो वहाँ एक बच्चा था उस वेटिंग रूम में, उसका माता पिता साथ में थे। बाबा वहाँ के इतिहास के बारे में बता रहे थे, बक्सर वगैरह का नाम, उसका इतिहास वगैरह सब बता रहे थे। तो बच्चा आकर के बाबा को देख रहा है, बहुत प्यारा बच्चा था, बाबा को देख रहा है, बोला बुलाए। तो वहाँ नहीं रहा था, नगीना जी बाबा के पास लेके आए, नाम क्या है बेटा, नाम बोलो, कुछ बोल नहीं रहा है। फिर बाबा नाम बोलो बेटा, उसका माँ दौड़ के आए, बाबूजी वो बात नहीं कर सकता है, बचपन में वो बीमार हो गया था, उसके बाद वो उसका बात करना हो नहीं पाया। अरे इतना मीठा लड़का बात नहीं कर रहा, कौन बोला अरे बोला क्या, बोलो 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 क्या नाम है, बोलो बोलो। बाबा हिलाते रहे थोड़ा सा, अम्मा करके चिल्लाया माँ को, माँ को बुलाया, बोलो आकर के उसको गला में उठाए, बाबा को प्रणाम किए, बाबा के पाँव में गिरे। बाबा जी इतने साल के बाद पहले बार उसका आवाज हम सुन रहे हैं, तो ठीक हो गया बच्चा। उसके बाद बाबा आरा चले आए, आरा में DMC था, DMC का
So then I think let us stop here. बहुत important portion जो है आ गया.